नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक फोनिंग कार्यक्रम है और इस फोनिंग कार्यक्रम का जो विषय है वो है बाघ बचाओ पर्यावरण बचाओ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 29 जुलाई है और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम बाघों के संरक्षण के बारे में आप सभी को पूरी तरह जागरूक कर सकें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आज का ये कार्यक्रम एक फोनिंग कार्यक्रम है, तो आप चाहें तो हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब, जिसके लिए आपको नोट करने होंगे हमारे टेलीफोन नंबर्स। हमारा पहला टेलीफोन नंबर है 7579428047 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428028। मैं अपने टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर रिपीट करती हूँ। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 7579428047 और हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 7579428028। तो दर्शकों, आज है बाघ टाइगर दिवस और इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री जब्बर सिंह सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, और साथ ही मैं आपको जब्बर सिंह जी आपको भी कहना चाहूँगी कि मेरा निवेदन है हमारे प्रोड्यूसर जो हैं श्री शिवराम सिंह रावत जी से, और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज इस इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस के ऊपर एक बाइट हमारे पास मौजूद है, तो उस बाइट को हमें और साथ ही हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। आप सभी को ग्लोबल टाइगर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष का ग्लोबल टाइगर डे इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, दुनिया भर के वन्य जीवी प्रेमियों को, इस मिशन से जुड़े हर अधिकारी, हर कर्मचारी और विशेषकर वन प्रदेशों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे याद है कि 14-15 साल पहले जब ये आंकड़े सामने आए थे कि देश में सिर्फ 1400 टाइगर रह गए हैं, तो ये बड़े डिबेट का विषय बन गया था, चिंता का कारण बन गया था। टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। टाइगर के लिए उपयुक्त माहौल से लेकर इंसानी आबादी के साथ संतुलन बिठाने का एक बहुत मुश्किल काम सामने था। लेकिन जिस प्रकार संवेदनशीलता के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत करीब 3000 टाइगर्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित हैबिटाट्स में से एक है। दुनिया भर में टाइगर की करीब
3/4 आबादी का बसेरा हमारे हिंदुस्तान में है। आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा आज का विषय है बाघ बचाओ पर्यावरण बचाओ, और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे श्री जब्बर सिंह सुहाग जी से। तो सबसे पहले जब्बर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जैसा कि हम बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो हम बातचीत करते हैं संरक्षण की, बाघों के संरक्षण की। तो आखिर इस दिन का क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा बाघों के संरक्षण के लिए? आपको याद होगा आज से 15 साल पहले 2006 की बाघ की गणना में 1411 बाघ बचे हैं। ये एक अभियान के रूप में आया था और इसने लोगों में जागरूकता पैदा की। वन्य जीव प्राणी प्रेमी भी इसके प्रति बहुत लगाव से हुआ कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। पूर्व में बहुत अच्छी संख्या थी, किन्हीं कारणों से इनकी संख्या 1411 रही। जी। भारत सरकार ने एक 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया था, जिसके तहत बाघों का संरक्षण और विकास किया जाना था। उसके बाद मिनिस्ट्री वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई। जी। और लगातार प्रयास किए गए, क्योंकि भोजन श्रृंखला में बाघ जो है शीर्ष पे है। यदि उसका विकास और संरक्षण होता है तो अन्य श्रृंखला में जो अन्य प्राणी हैं, वन्य प्राणी हैं, उनका भी संरक्षण होगा। और पिछले 2018 में यदि गणना देखें तो 1411 से बढ़ के 2967 हो गई है बाघों की। और जहां तक उत्तराखंड विशेष की बात है, 2006 की गणना में 178 बाघ थे। आज की डेट 2018 की गणना में 441 बाघ पाए गए हैं, जिनमें से 231 तो मात्र कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं। जी। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है नेशनल कॉर्बेट पार्क के, तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड में हैं, कितने कॉर्बेट पार्क्स हैं यहाँ पर, जिनके बारे में हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है? नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है। जी। लेकिन अभी कैमरा ट्रैप से हमें बाघों की उपस्थिति ऐसी जगह भी पता चली है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। केदारनाथ वन्य जीव में महाबद्वेश्वर 3500 मीटर की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ में उनके कैमरा ट्रैप में फोटोज आई है। जी। अब जो गणना की जानी है 2018 के बाद 2022 के लिए 2021 में की जाएगी गणना, उसमें समस्त एरिया में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। जी। तो आप ये बताइए, जैसा कि आपने बात करी अभी कि 2006 में 1411 ही बाघ बचे थे, तो जितनी भी योजनाएं आप चला रहे हैं, उन योजनाओं के तहत आज की स्थिति क्या है हमारे राज्य में बाघों की? बाघों की वही बता रहा हूँ मैं। पूरे उत्तराखंड में 441 बाघ हैं 2018 की गणना में। जी। और ये ऐसा नहीं कि मात्र कॉर्बेट पार्क और राजाजी में है, उनसे लगे हुए वन क्षेत्रों में भी हैं। जी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग में है, हल्द्वानी वन प्रभाग में है, तराई पूर्वी वन प्रभाग में है, हरिद्वार वन प्रभाग में है, देहरादून वन प्रभाग में है। जी। जरूरी नहीं है नेशनल पार्क हो तभी टाइगर होगा, उनकी उपस्थिति वहां भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रयासों या वन विभाग और वन विभाग वॉरियर्स द्वारा जो लगातार परिश्रम किया जा रहा है, वास स्थलों का विकास, लैंटेना की वजह से झाड़ियां काफी उग गई, उनको हटाया गया, उनका वास स्थल इम्प्रूव किया गया, प्राकृतवास इम्प्रूव किया गया, शिकार उनको वहीं उपलब्ध होने लगा। जी। आप हैरान होंगे, पिछले 1 साल से एक भी कॉर्बेट पार्क के आसपास के एरिया में बाघ द्वारा कोई इंसिडेंट नहीं किया गया। पूर्व में काफी बाघ निकल के आते थे कॉर्बेट के बाहर, खेतों में जाते थे, गांव में जाते थे, शिकार घायल हो जाते थे, लोगों को घायल कर देते थे। ऐसा 1 साल से नहीं हुआ। इसलिए नहीं हो रहा कि बहुत ही संयोजित तरीके से, बहुत ही नियोजन पूर्व, बहुत ही रणनीति के तहत अवांछित घासें हटाई जा रही हैं, लैंटेना हटाया जा रहा है, वहाँ जो हर्बीवोरस हैं उनके लिए भोजन की उपलब्धता कराई जाए, ताकि उनकी संख्या बढ़ रही है और उनको बाघों को वही शिकार मिल रहा है, तो बाहर नहीं जा रहे। मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनतम हो गया है। जी बिल्कुल। जब्बर सिंह जी, जब भी हम बात करते हैं बाघों की तो हम बोलते हैं कि टाइगर जो है वो हमारा एक नेशनल एनिमल है। तो जब भी बाघों की बात होती है, अगर इंटरनेट की बात करें, हम आसपास लोगों से बातचीत करते हैं तो हम ये पाते हैं कि और देखते हैं, पढ़ते हैं कि बाघों की प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होती जा रही है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मिथक है।
बेसिकली ऐसा है, कुछ एरियाज में जहां पहले टाइगर की संख्या ज्यादा थी वहां कम हो गई है जी। जैसे उदाहरण स्वरूप बता दूं मैं आपको, राजा जी में 37 टाइगर हैं, पूर्व दिशा में 35 हैं, पश्चिम दिशा में 2 ही बचे थे। तो भारत सरकार से हमने अनुमति लेके, कॉर्बेट में काफी हैं तो वहां से अभी एक मेल और फीमेल ला के हमने राजा जी में छोड़े हैं, और वो लोकल, ताकि सब पॉपुलेशन वहां इंक्रीज हो जी। और यहाँ का जो मेल है वहाँ की फीमेल के साथ अब रम गए हैं जी। इसी प्रकार 3 और लाएंगे तो वहाँ की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जब हम बाघों के संरक्षण की बात करते हैं तो बाघ जो हैं वो संरक्षण की कौन सी श्रेणी में आते हैं? बाघ बेसिकली बताया आपको भोजन श्रृंखला के टॉप पे है जी। यदि उनकी संख्या बढ़ेगी तो इंडिकेटर है कि बाकी स्पीसीज भी वहां पे सुरक्षित है, विकास हो रहा है उनका। इसीलिए प्रायोरिटी पे भोजन श्रृंखला के टॉप वाले जो वन्य जीव है उसकी सुरक्षा करें तो बाकी सुरक्षित होते ही हैं, क्योंकि उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें पूरी भोजन श्रृंखला का ध्यान रखना पड़ता है जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारा आज का विषय भी है कि बाघ बचाओ और पर्यावरण बचाओ, तो आप कैसे इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कैसे लिंक बनाएंगे इन दोनों के बीच में कि अगर हम बाघों को बचाते हैं तभी हमारा पर्यावरण भी बचेगा? इसलिए बचेगा कि यदि अगर पर्यावरण बेसिकली यदि हम बिना कोई इंटरवेंशन करे छोड़े तो उससे बाघों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, दूसरे अन्य जानवर बढ़ सकते हैं। इसको बैलेंस रखने के, सस्टेनेबल रखने के लिए हमें उनकी संख्या के हिसाब से उनका वास स्थल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं हम लोग जी। और ये गाइडलाइंस जो है NTCA नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाती है जी। तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो कि आम जनता को जानना जरूरी है, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे? इसी लोगों को जागरूक करने के लिए ही अभी कॉर्बेट में एक टाइगर सफारी का बनाई जा रही है, जिसमें लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को, आज जो जाते हैं कॉर्बेट जाते हैं राजा जी, कईयों को नहीं दिखता टाइगर, तो उनको टाइगर सफारी में इंश्योर करेंगे वो टाइगर को देख सके, महसूस कर सके, उनके बारे में जान सके, और लोगों में एक जागरूकता रहेगी तो हमें भी वो लगेगा जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जितने भी हमारे वन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, तो उनकी, या अगर बाघों की कमी हो रही है तो कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो आप लोग चला रहे हैं? ट्रांसलोकेशन वाली है जो भारत सरकार से अनुमति लेके की जाती है। अभी एक ही अनुमति मिली है राजा जी कॉर्बेट पार्क से राजा जी ले जाने के लिए 5, जिनमें से 2 हम सफलतापूर्वक शिफ्ट कर दिए हैं जी। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो कलर ऑफ टाइगर्स की अगर हम बात करें तो क्या हमारे उत्तराखंड में वाइट टाइगर, सफ़ेद टाइगर भी पाए जाते हैं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया। अभी तक इतिहास में एक ही जो शुरू में पाया गया था, ये रीवा के जंगल में पाया गया था, जिसकी जो आने वाली वंश हैं जो अलग अलग जगह पे स्थित हैं। उत्तराखंड में नहीं है ऐसा कोई जी बिल्कुल। जबर सिंह जी, हम आपसे ना विस्तार में जानना चाहते हैं कि जो भी आप योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि योजनाएं वो लिखित होती हैं हमेशा, और हमारे दर्शकों को या हमें खुद भी नहीं मालूम होता है क्या क्या योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है। तो ऐसे में हमें ज़रूरी लगता है कि हम अपने दर्शकों को जागरूक करें इस बात के लिए। तो आप एक एक करके हमें वो योजनाएं बताइए और उस योजनाओं की सफलता कहाँ तक रही है ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जो योजना है 3-4 योजनाएं हैं। एक मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यून करने की योजना है। नंबर 2, प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा 2-3 योजनाएं हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है जी। प्रोजेक्ट टाइगर की एक ही योजना है जो लैंडस्केप में, टाइगर लैंडस्केप में अनुमन्य है। उसमें चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, जहां जहां टाइगर पाए जाते हैं वहां वो योजना के तहत वास स्थलों का इम्प्रूवमेंट है और उसमें निगरानी के लिए इक्विपमेंट है, गश्त के लिए इक्विपमेंट्स हैं, वाहन हैं, एम्बुलेंसेस है, रेस्क्यू सेंटर हैं जी। तो रेस्क्यू सेंटर्स की जो आपने बात करी, तो रेस्क्यू सेंटर्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है और कैसे काम करते हैं वो? रेस्क्यू सेंटर में ऐसा होता है, कई बार आपस में जानवर, बाघ संघर्ष में घायल हो जाते हैं जी। तो उनका नेचुरल प्रकृति को ना छोड़ के उनको ट्रैंकुलाइज करके लाया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से हमारे एक्सपीरियंस जो वेटनेरियन हैं उनका इलाज करते हैं। इलाज के बाद जब सर्टिफाई हो जाता है तो उनको वापस प्राकृतिक वास में छोड़ा जाता है।
जी, तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और बाघों के संरक्षण की भी हम बात कर रहे हैं, तो अक्सर आप बार बार हमें जो आपसे बातचीत करके पता चल रहा है वो ये है कि बाघ जो हैं अन्य क्षेत्रों में भी देखे जा रहे हैं, जो हम नेशनल पार्क्स की बात करें उनके अलावा भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी प्रजातियों को या बाघों की संख्या को बढ़ाने की अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी क्या सरकार कोई योजना चलाती है? बिल्कुल चला रही है। प्राकृतिक उनका वास स्थल का इम्प्रूवमेंट, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, जिसमें बेसिकली लेंटेना आने के बाद जो खाने लायक घास है हर्बीवोरस का, वो काफी कमी आ गई थी जी। अब उसको वापस लौटाया जा रहा है, प्रकृति को प्राकृतिक वास स्थल में बनाया जा रहा है। वही घास जो पहले लगती थी लेंटेना हटने से वो वापस आ रही है, जिससे हमारे हर्बीवोरस की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे बाघों का एक शिकार है, भोजन श्रृंखला का एक पार्ट है। जी जी। जब्बर सिंह जी, जैसे कि हम आए दिन न्यूज़ में सुनते आते हैं कि बाघ ने गांव में घुस के घायल कर दिया या कुछ और भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए आम जनता जो उन पार्क्स के या उन जंगलों के आसपास रहती है, तो उनको हम कैसे जागरूक कर सकते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? जितने भी नेशनल पार्क हैं उसके पेरीफेरी में जितने गाँव हैं वहाँ इको डेवलपमेंट कमेटीज बना रखी हैं, विलेज प्रोटेक्शन कमेटी फोर्स बना रखी है, उसमें स्थानीय ग्रामीण ही हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है जी, और उनको डू एंड डोंट्स बताए जाते हैं, क्या किया जाना है क्या नहीं किया जाना है जी। और उनका बाघों से ऐसा संबंध हो जाता है कि वो हमें खबर भी देते हैं ऐसा बाघ यहाँ देखा गया या वहाँ। लेकिन पिछले 1 साल से जब से वास स्थलों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, बाघ पार्क से जाना बंद हो गया बाहर जी, और ये बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी, पहले पुराने टाइम 5-6 साल पहले ऐसी दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अभी कोई भी ऐसी नहीं हो रही जी। जैसे कि अभी आपने बातचीत करी कि ट्रेनिंग्स दी जाती है गांव के लोगों को जी। और कुछ डूज एंड डोंट समझाए जाते हैं, तो वो ट्रेनिंग्स जो होती है वो कौन देता है और कैसे आप चुनाव करते हैं गांव से कि इन लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? गांव वाले आपस में ही चुनाव करते हैं, जो यंग बच्चे हैं जो 20 से 25 साल और जो जिनमें एक जज्बा है वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, उनको पार्क के स्टाफ द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा, जो उनके रिसोर्स पर्सन है उनके द्वारा बाकायदा गाइड ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो वो किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है और क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? ट्रेनिंग में उनको गश्त कराई जाती है, दिखाया जाता है कि कैसे पहचाने कि इसके पग मार्क कैसे हैं जी। देखने से अगर बच्चे साथ में हैं तो लोगों को बताया जाता है कि उससे दूर रहिए, वो आपको घायल नहीं करेगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए हो सकता है वो आप पे अटैक कर दे, क्योंकि माँ एक बाघ हो या कोई हो, माँ बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील रहती है जी। तो इस मामले में लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं। कम से कम कॉर्बेट पार्क राजाजी में तो जो EDCs हैं और विलेज प्रोटेक्शन फोर्स है बहुत इफेक्टिव है जी। तो वो विलेज प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो आप लोगों ने एक नाम दे रखा है उनको कि ये विलेज प्रोटेक्शन फोर्स है, जो कि उन आसपास के गांव की निगरानी और उनको साथ ही साथ हम लोग सोलर लाइट से उन गांवों में हमने सोलर लाइट प्रोवाइड की है ताकि शौचालय के लिए बाहर ना जाएं, और उनके आसपास की झाड़ियां जो होती हैं, जो घर है उनके आसपास की झाड़ियां काटी जाती हैं ताकि छिपने की कोई जगह ना मिले उनको। तो ऐसा तो नहीं है कि बाघों के डर की वजह से जो पलायन है, अगर हम उत्तराखंड में पलायन की स्थिति देखें तो क्या गांव छोड़कर भी लोग वहां से पलायन करते हैं? बाघ के कारण ऐसा नहीं है कभी भी जी। तो ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जी। तो किस तरह से और बाकी जो चीज़ें हैं जो विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर ये इंटरनेशनल डे जो है इसकी खासियत है और उत्तराखंड में क्या क्या काम है जो सरकार द्वारा, ये योजनाएं द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो जाने, वो जागरूक बने, ताकि वो उन गाँव में भले रहते ना हो लेकिन हर किसी को इच्छा होती है कि वो जाए और टाइगर या बाघ को देखे, तो वो कैसे जागरूक? राज्य सरकार का ये प्रयास है कि सिर्फ वन विभाग नहीं, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी कोई भी राज्य के प्रयास सफल नहीं हो सकता। इसी कारण से राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में आसपास के जो पेरिफेरी वाले गांव हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जी विकास किया जाता है, उनको सहयोग के लिए साथ में हमें जोड़ा जाता है वन विभाग के साथ, ताकि उनमें भी वही भावना रहे जो एक वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी में है जी।
तो इस तरह से उनको क्या कोई मॉनिटरी बेनिफिट भी होता है उन लोगों को, गांव के जो लोग होते जी हैं? जी जी जी, उनको दिया जाता है, धनराशि दी जाती है जी। और प्रोटेक्शन के लिए, और बीच बीच में गोष्ठी होती रहती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है। जी। तो अगर हम बाघों के ही बारे में अगर हम बातचीत सारी करें तो प्रजातियां जो होती हैं बाघों की, वो कितने किस्म की प्रजातियां हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं? उत्तराखंड में बाघ, देखिए पहाड़ में लेपर्ड को ही बाघ कहा जाता है जी, जबकि ऐसा नहीं है। टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है जी। तो लेपर्ड टाइगर एक ही प्रजाति है यहाँ पे उत्तराखंड में, एक ही प्रजाति पाई जाती है। लेपर्ड में जरूर लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड वो अलग है, टाइगर एक ही है, टाइगर की कोई सब प्रजाति यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल। झब्बर सिंह जी, एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसको कि हम बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जागरूकता की अगर हम बात करें, जो अवेयरनेस है लोगों में, क्योंकि लोगों के मन में डर भी है बाघों को लेकर, भ्रांतियां भी बहुत ज़्यादा हैं और कई बार लोग डरते भी हैं, और कई बार जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमें बाघों के संरक्षण की आवश्यकता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए आम जनता को, और किस तरह से आपके डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहें ताकि जो अवेयरनेस है वो एक आम जनता तक, स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक पहुंचाई जा सके? इसी को देखते हुए जो वन्य जीव प्राणी सप्ताह होता है अक्टूबर के 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, विभिन्न स्कूलों में हम विभिन्न प्रकार के वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों से। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आए थे कॉर्बेट पार्क, जब उन्हीं के सजेशन पे ये टाइगर सफारी बनाई जा रही है ताकि वहाँ पे स्कूल के बच्चे आए, देखें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, जो मिथक हैं वो दूर किया जा सके, उनसे प्रेम हो सके, जो डर जो आप बता रहे हैं वो दूर किया जा सके। जी। तो ये जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए टाइगर सफारी का भी आयोजन मतलब किया जाएगा? तो उसमें लेकिन ऐसा कभी होता है कि जैसे कि आपके डिपार्टमेंट से लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाकर कि बच्चों को जागरूक करना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं। और हमारे यहाँ कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, WWF है, वो बहुत ज़्यादा वन विभाग, स्कूल्स, कॉलेजेस और उनमें आपस में तारतम्य रखते हुए समय समय पर जी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है, रैली आयोजित करती है, दौड़ आयोजित करती है, उनको बाघों के बारे में जो मिथक है उनके दिमाग में उनको दूर करती है और जागरूकता के लिए प्रेरित करती है। जी, जैसे कि आपने अभी बातचीत की WWF की, एक बहुत ही फेमस NGO है, लेकिन अगर हम बात करें कि नॉर्मल लोगों के बीच में हमें जागरूकता, आम आदमी के बीच में हमें जागरूकता फैलानी है, तो उसके लिए भी क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिससे कि एक कॉमन से जो NGO हो, जो आम लोगों के पास विलेज में जाके या गाँव में जाके बातचीत कर सके, तो उनको भी क्या आप रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं? उनको NGOs के भी रिसोर्स पर्सन हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। जी, उनको भी ट्रेनिंग देती है और वो अडॉप्ट करते हैं। कई NGO ऐसे हैं जिन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं विलेजेस, कॉर्बेट पार्क के आसपास के एरियाज को, वो उनको अपने संसाधनों से उनसे सुसज्जित करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं उनको। और जैसे कॉर्बेट पार्क हुआ, राजा जी हुआ, जो टूरिस्ट एंड जो गाइड्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है उन्हीं गाँव वालों को। एक तो आजीविका उनको मिलती है, दूसरा कि जो अगर आप आजीविका से जोड़ देंगे तो वो जागरूक होंगे और वन्य प्राणियों के प्रति उनमें लगाव होगा, उनको बचाने की उनमें एक जिज्ञासा होगी, लगन होगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात करी कि अगर उनकी कोई आजीविका इससे मिल जाएगी तो वो इसके लिए भरपूर काम करेंगे। अभी आपने बात करी टूरिस्ट्स की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में अगर हम बाघों के रुझान की तरफ देखें तो कितने ऐसे टूरिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्क, नेशनल पार्क्स या फिर बाघों को देखने के लिए ही उत्तराखंड में आते हैं? कॉर्बेट पार्क में आने वाले, राजा जी में आने वाले पर्यटक 99% टूरिस्ट बाघ की झलक देखने को ही आतुर रहते हैं जी। और उसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो टाइगर सफारी, जिसमें आप अगर जाएंगे तो आपको बाघ दिखेगा, आप पिंजरे में होंगे, वो बाघ ओपन होगा, लिमिटेड एरिया होगा तो आप बाघ दिखेगा। जी, तो जो आप हमारे स्टूडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो टूरिस्ट, जो पर्यटक हैं, अगर वो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, तो किस तरह की सुविधाएं हैं जो उनको प्रदान की जाती हैं? उनके लिए अभी नए गेट भी खोले हैं हमने, कॉर्बेट पार्क में हमने गर्जिया देवी नया गेट खोला है जी, ताकि, क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही थी तो एक गेट पे क्षमता से अधिक हम नहीं कर सकते, हर गेट के लिए निर्धारित है।
कुछ के जो झिकाला छोड़ के बाकी पूरे साल भर के लिए माननीय वन मंत्री जी ने इसमें अलाउ किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं आता। जिन नालों में पानी आता है जैसे झिकाला वाला है, वो काफ़ी रोड खराब हो जाती है तो वो अलाउ नहीं करते। बाकी सब जगह टूरिस्ट के लिए अलाउ किया गया। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि अगर हम टूरिस्ट की बात करें और उनको इन्फॉर्मेशन देने की अगर हम बातचीत करें आज, तो किन महीनों में ऐसा, क्योंकि 365 डेज तो ओपन रखना बहुत मुश्किल होता होगा शायद, नहीं, तो किन महीनों के लिए? भारत सरकार द्वारा जो हमारा मैनेजमेंट प्लान बनता है, कॉर्बेट का हो या राजा जी का हो, उसमें वर्षाकालीन मानसून में वो बंद रहता है, क्योंकि पूरे साल आप रोड नहीं बना सकते हैं। बाकी जगह प्लेन में जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पूरा साल चलता है। हमारे यहाँ 3 महीने के लिए जी, जून से लेके सितंबर 30 तक बंद रहता है जी, ढिकाला जोन। जी, बाकी खुला रहता है। ढिकाला खुलेगा 1 अक्टूबर से लेके 30 मई तक, उसका डे टू डे बेसिस पे जब तक मानसून चालू ना हो जाए। वो ऑनलाइन बुकिंग है, सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन बुकिंग है। आपको कहीं नहीं आना, नेट पे साइट है, लोग वहीं से बुक करते हैं जी। और वेबसाइट अलग है उसकी कॉर्बेट की, तो एनीबॉडी कैन विजिट कॉर्बेट। और जो वन्य जीव प्रेमी हैं वो सब, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोग नेट के थ्रू ही देखते भी हैं, जानते भी हैं जी। तो बाघों के संरक्षण के लिए आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो हम फिर घूम फिर कर उसी बात पे आते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए और क्या क्या ज़रूरी टेक्निक्स हैं या क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसका सबसे बड़ी बात है उनकी सुरक्षा। उसके लिए हम लगातार गश्त कराते हैं। मानसून गश्त हो गई, रात्रि गश्त हो गई, लंबी दूरी गश्त हो गई। उसके अलावा नेशनल पार्क्स में हमने कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं, सो दैट सिवाय टाइगर की फोटो के अलावा भी अगर कोई बाहर का आदमी अगर दिखता है, उस रोड क्रॉस करता है, तो उसकी इमेज आ जाती है। और इस बार उसको लाइव भी कर रहे हैं हम पार्क को, और दूसरा ड्रोन से भी हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे आपने मॉनिटरिंग की बातचीत करी है, तो कई बार हम देखते हैं कि बाघों को मारने की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एक शान मानी जाती है बाघों को मारना। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स हैं जो दी जाती हैं अगर कोई शेड्यूल 1 का है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है। ऐसा अभी पिछले काफ़ी टाइम से कोई इंसिडेंट नहीं आया, क्योंकि लगातार पार्क अथॉरिटीज, जो पार्क डायरेक्टर है, पार्क स्टाफ है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। उसके साथ साथ EDCs, विलेज प्रोटेक्शन फोर्स, ये और भी ज़्यादा वो हैं, संवेदनशील हैं। यदि कोई बाहर का व्यक्ति उनके गांव के आसपास दिखता है तो तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। फिर हमारे स्टाफ द्वारा जाके जांच की जाती है, वो आदमी सही है क्या है। जी बिल्कुल। जब्बर सिंह जी, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को बस ये बता दीजिए कि और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें बाघों के संरक्षण के लिए बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है, या फिर अगर हम उन्हें देखने जाते हैं तो भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है, यदि आपको बाघ दिखता है तो भीड़ ना लगाएं। पार्क में जाएं तो पैदल ना उतरें, पैदल ना चलें। ज्यादा होने से, ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने से पर्यटकों की बाघ डर जाते हैं। अब बाघ फिर घने जंगलों में चले जाते हैं, तो फिर ये होता है उन्हें दिखाई नहीं देगा जी। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी मान्य दर्शकों से कि वन्य जीव को देखें, दर्शन करें, लेकिन परेशान ना करें। जी बिल्कुल। जब्बर सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मुझे उम्मीद है आज इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में जो हमने आज का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था, आपको ये पसंद आया होगा। और हमारे जितने भी पर्यटक हैं, उन्होंने अगर हमारा ये कार्यक्रम देखा होगा तो वो जान सकते हैं कि अब आप बाघों को देख सकते हैं नेशनल पार्क में जाकर। तो आगे भी ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लेके उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।